हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली 1 साल 6 महीने के बाद मैं फाइनली एक वीडियो डाल रहा हूं, नया वीडियो डाल रहा हूं, एक नए कंटेंट के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं जो बहुत अच्छे से मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता था। मैं कहीं ना कहीं ये 1-2 साल मैं इन्हीं चीज़ों में लगा था कि अब मैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूं, मैं आपको कुछ नया क्या डिलीवर कर सकूं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे से और बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर, बट थोड़ा सा अलग वे में, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल वे में, जिसमें आपको समझ में आएगा कि भाई आखिरकार लास्ट 10 साल में मोदी जी के द्वारा और क्या क्या ऐसी चीज़ें की गई थी, या उनके टर्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी क्या क्या चीज़ें की जो आप तक तो पहुंची, या हो सकता है कि आप तक ना पहुंची हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक वो मुझे पहुंच जाएंगी। पहली चीज़ बात करते हैं कि मोदी जी के टर्म में हमने क्या क्या देखा। मोदी जी के टर्म में हमने एक चीज़ देखी जो बहुत कॉमन रही है, क्या कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के मामले में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया है। दूसरी चीज़, इंडिया को वर्ल्ड की ग्रोथ इकोनॉमिक में लाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा कि भाई उनके कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने करवाई, या ऐसी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई भारत सरकार के द्वारा या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे द्वारा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई। राइट। हम मोदी जी के बारे में वो बात नहीं करेंगे कि वो गुजरात के इतने साल तक सीएम बने, फिर पीएम बने। हम यही बात करेंगे कि भाई पीएम बनने के बाद आखिरकार उनकी टर्म के 10 साल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो कि ये उनके हाईलाइट्स पॉइंट है। ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक में कैसे उन्होंने की क्या, समझो आप एक चीज़। पहली चीज़, इंडिया की जो एनुअल इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो रही है ना, वो हो रही है 7% से। हमने प्रिडिक्शन किया हुआ है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि 2030 तक इंडिया विल बी गोइंग टू बी इन अ थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक। कि भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे है ना, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन के निकलेगा। और ये फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं है, ये होके रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की इंडियन इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया के अंदर, जिस तरीके की ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज रिप्रेजेंट हो रही है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई इसका इकोनॉमिक से कितना बड़ा रोल प्ले होता है। बट एक ये है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ इंडिया का बहुत तगड़ा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के माध्यम से और मोदी जी के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से एक चीज़ तो क्लेरिफाई हुई है कि लास्ट 10 साल के अंदर इंडिया ने इकोनॉमिकली अपने आप को 6th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक में बना तो दिया है, बट अब 6 को 3 पे लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छे मूव्स लाने पड़ेंगे जो मोदी सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं कि उनको क्या क्या करना है। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हुई है कि भाई मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़े मात्रा में है। जैसे कि बहुत 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 फेमस एग्जांपल है कि जापान ने अपनी बुलेट ट्रेन को इंडिया में इम्प्लीमेंट करवा के उसको चलाने के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया था जो आज भी बहुत फेमस है। अगर आप जाके देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऐसा प्रेजेंटेशन जापान ने यूएस तक को दिया था, रशिया को दिया था, सबको दिया था। बट जब उसने इंडिया को प्रेजेंट किया था ना, तो इंडिया ने उसको फर्स्ट बाई में ही उसको अप्रूवल दिया था कि भाई ये चीज़ तो करना ही करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहीं और नहीं हो रहा तो हम भी नहीं करेंगे, नहीं। हमको जिस तरीके से प्रेजेंट करवाया गया था, हमको जिस तरीके से उसने ऑफर दिए, और जिस तरीके का उसने हमको दिखाया कि भाई आपके देश के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, हमने उसको करने की कोशिश नहीं की। हमने उसकी अप्रूवल देने के बाद उसको शुरुआत भी कर दी हमने कि कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए। अच्छा, इसको बनाने के बाद इसमें रोज़गार कितना आएगा, इकोनॉमिकली इसमें डेवलपमेंट कितना किया जा सकता है, उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर और क्या लोगों को रोज़गार मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसके आने के बाद क्या जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, इन सब में इक्वल चीज़ें डिवाइड हो पा रही है, नहीं हो पा रही, किस वे में हो पा रही है। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगा कि अगर रूरल की बात करें, गरीब इंसान है उसको रोज़गार मिल जाएगा। एक मिडिल क्लास इंसान है तो वो वहाँ पे बैठ के वो नौकरी कर सकता है। एक अपर मिडिल क्लास इंसान है तो वो उसी नौकरी करने वाले को एक कह सकते हैं कि उसको मेंटेन कर सकता है कि हाँ भाई मेरे से लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जो अमीर लोग हैं वो उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि भाई बुलेट ट्रेन बनानी है तो भाई हम लोग को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। इस तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो सारे के सारे वर्गों को एक इक्वल डिवाइडेशन मिलता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को ग्रोथ कर सके। आगे बात करते हैं पीपी की, परचेसिंग पावर, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी इंडिया को हमने थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक बना दिया है, और हमसे आगे सिर्फ यूएस और चाइना है, ये हम लोग को पता है।
बट हमारे लिए परचेसिंग पावर इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये दिखाती है कि भाई इंडिया की ग्रोथ किस पावर से हो रही है। और इसी के बेसिस के ऊपर हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ये वाला, जिसके अंदर ये बताया था कि भाई इंडिया विल बी गोइंग टू 2030 के आसपास हम लोग बन जाएंगे थर्ड इकोनॉमिक मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम बन सकते हैं। उसका रीज़न यहाँ पे हमको दिखा हुआ है। ठीक है, ये थे कुछ इनके स्ट्रेंथ इकोनॉमिक। आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप हमारे से वो कितने सुधरे हैं और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। पहला पॉइंट आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट 10 साल के अंदर बहुत सारे बिग लीडर्स को मिले, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स किए। हम पता है हम ही लोग बात करते थे, आई थिंक सो तुमको कोई आइडिया हो या ना हो, पर आप अगर लास्ट 5 साल 10 साल का पुराना डेटा उठा के देखोगे ना, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ लो या पब्लिक के इंटरव्यूज़ पढ़ लो, तो लोग यही कहते थे कि भाई मोदी जी तो बाहर ही घूमते रहते हैं, मोदी जी तो बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं। अरे बाहर नहीं घूम रहे थे मेरे भाई, वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे उनके रिलेशनशिप को इतना बिल्डअप करके आ गए हैं कि आज हमें उनका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और इनका फ़ायदा हमको आज नहीं, आने वाले 10 20 30 सालों तक भी हमको कंटिन्यू मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया की एक जो इमेज है ना, अब एक पावरफुल, एक एग्रेसिव के रूप में जा रही है। हमने लास्ट 70 ईयर्स के डेकेड में ये देखा हुआ है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग टू डिफेंड देमसेल्फ, कि भाई इंडिया अपने आप को डिफेंड करता था हर चीज़ में बोलने से पहले, हर चीज़ में सुनाने से पहले। जैसे कि हम इसराइल वाले मुद्दे पे हमने इसराइल को ओपन सपोर्ट किया था कि भाई हम लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो एग्रेसिव वाली है, क्योंकि हमको पता है कि कल उठ के अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर इन्वेड करना है ना, तो वी वांट कि भाई हम पहले से क्लियर रहें कि हमें क्या करना है। समझ में आया? तो इसलिए हमारी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच थी ना वो एग्रेसिव रूप में है और एक फ्रेंडशिप के रूप में है। अब ऐसा नहीं रहा। अब हाँ, हमारे पास वो मुद्दा है, जैसे हम एक बात करते हैं, बहुत एक फेमस चीज़ हुई थी कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो रशिया ने सबको, मतलब सब देश ने मिल के रशिया को बॉयकॉट किया था कि भाई हम रशिया से तेल वगैरह नहीं खरीदेंगे। बट उस टाइम पे इंडिया ने भी परचेस किया, और उस टाइम पे यूएसए कहता था कि हम इंडिया को बॉयकॉट करवाएंगे, हम ये करेंगे। बट हमने उनकी जो चीज़ें थी ना उनको इतना कुछ दिमाग में लिए बिना हमने हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को उनके साथ इतना अच्छे से बिल्डअप किया कि आज यूएस भी कहता है कि नहीं भाई, उस टाइम पे जब रशिया के साथ कोई नहीं खड़ा था ना, तब इंडिया खड़ा था। और इंडिया ने अपने रिलेशंस, अपने फ्रेंडशिप्स को इस तरीके से बिल्डअप किया था कि ना रशिया कुछ बोल पाया, ना यूएस कुछ बोल पाया, ना चाइना कुछ बोल पाया, ना वर्ल्ड का कोई बड़ा लीडर बाहर निकल के ये बोल पाया कि भाई इंडिया तो इसको ओपनली सपोर्ट कर रहा है। नहीं बोल पाए, क्योंकि ये सब रीजंस था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बाकी देशों के साथ इतने अच्छे हैं। आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर कि ग्लोबल सपोर्ट हमें किस लेवल का मिला है। जब पुलवामा अटैक हुआ ना इंडिया में, तब उस टाइम पे इंडिया ने उसके काउंटर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह कराई, सब कुछ कराया। बट मुद्दा कहाँ आता है? मुद्दा फिर से आता है कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया ना, वही यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भाई जब हमने किया और जब इंडिया उस मुद्दे को लेके ये कह गया कि भाई ये चीज़ को फंडिंग करने वाला है, ये तो एक पुलवामा अटैक हमारे ऊपर प्रॉपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो पड़ोसी है वही हम पे करवा रहा है और ये चीज़ें हो रही है, तो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग 50 कंट्रीज़ थे जो इस स्टेटमेंट को ग्लोबली एक्सेप्ट करने को रेडी थे। अजहर करके जो आपका एक टेररिस्ट है, उस टेररिस्ट को वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल ने अनाउंस कर दिया था कि भाई जो ये मसूद अजहर है, इस इंसान को आप ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, क्योंकि इसने पुलवामा अटैक करवाया है। और ये हमने प्रूफ किया, और इस प्रूफ का ये नतीजा था कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया ना कि जो ग्लोबल लीडर के साथ जो मोदी जी बाहर घूम घूम के आ रहे थे, मिलजुल के आ रहे थे, यही एक रीज़न था कि ग्लोबल लेवल के ऊपर यूएन के अंदर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ भाई एक प्रॉपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पड़ोसी, हम उसमें सपोर्ट करता है, और वो पड़ोसी इंडिया को किसी भी कीमत पे मारने पे तुला हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं हमेशा। आगे बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या है। थर्ड पॉइंट में यही चीज़ हुई कि जो हमने सेकेंड पॉइंट पे हमने साबित कर दिया, हमारे साथ 50 कंट्रीज़ थे। आज हम सबको पता है कि भाई एक बहुत अच्छी चीज़ चलती रहती है कि भाई यूएई
जो एक साउथ मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मुसलमान वाला, मिडल ईस्ट में जो मोमेडियन एरियाज है, मुसलमान एरिया, उसका सबसे बड़ा पावरफुल एक कंट्री कह सकते हैं कि यूएई है, ठीक है। बट यूएई ने भी पाकिस्तान को अब पूरा पूरा का पूरा ऐसे कह सकते हो कि पूरा कह दिया कि पाकिस्तान है ना वो टेररिज्म सपोर्ट करता है, उसको स्पॉन्सर करता है। और कौन करता है? तो पाकिस्तान करता है। ये बोलने वाला खुद का उनका एक मुसलमान स्टेट है, ये बोलने वाला उनका मुसलमान एक पूरा कंट्री है। ये इस लेवल का प्रेशर हमने क्रिएट किया हुआ है कि भाई एक देश को अपने ही देश के अगेंस्ट आके बोलने में मजबूर करना पड़ता है वर्ल्ड लेवल पे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे यूएई भी जानता है कि भाई इंडिया किस लेवल पे बैठा हुआ है। इंडिया के एक स्टेटमेंट से हो सकता है कि यूएई की आधी इकोनॉमी गिर जाए। क्यों? क्योंकि यूएई के अंदर जितना भी कच्चा तेल जाता है ना, वो ट्रस्ट लेवल पे जाता है कि भाई इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ उनके कोई भी बैड बिहेवियर्स आज तक देखने को नहीं मिले हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग यूएई के अंदर काम करते हैं जो उसकी इकोनॉमिक को बढ़ाते हैं। आज हम सबको पता है कि यूएई जिस जगह खड़ा है वो आज से तकरीबन 10, 20, 50 साल पहले नहीं खड़ा था। तो उसकी इकोनॉमी के अंदर बहुत मोस्ट ऑफली कंट्रीब्यूशन इंडिया का भी रहा है। तो आज यूए को पता है कि मुझे किसके साथ खड़े रहना है, किसके साथ खड़े नहीं रहना है। उसी के सिमिलर रूप में हमने हमारे पड़ोसी के लिए क्या किया? हमारा जो पड़ोसी था बांग्लादेश, हमने उसको फाइनेंशियल एसिड्स प्रोवाइड किया है। हमने नेपाल को, हमने अफगानिस्तान को, हमने इन सबको अच्छे से अच्छा फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जिससे कि उनके देश के अंदर डेवलपमेंट हो सके। हमने नेपाल तक को ऐसी लोन दी है जिस लोन का रीपेमेंट उनको आने वाले 20-25 सालों में देना ही नहीं है। समझ रहे हो? हमने उनको इतनी रकम दी हुई है कि आप भाई ये 10 साल में डेवलपमेंट करो। जब ये चीज़ें हो जाए, आपके पास ये चीज़ बन के रेडी हो जाए, आपका एक रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए, उसके बाद आप वो लोग उनके बाद हमको लोन का रीपेमेंट करेंगे। समझ रहे हो? हमने उनके लिए इतने बड़े बड़े बैरियर्स को ओपन किया हुआ है कि वर्ल्ड लेवल पे आके वो हमसे डिस्कशन कर सकें। समझ में आ गया? हमने उन सब के लिए एक साउथ एशिया सैटेलाइट जो हमने लॉन्च की थी, जो पूरे वर्ल्ड लेवल में कहा गया था कि भाई इंडिया इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट्स, ये कहा गया था और ये होके रहेगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट को चाइना भी छोड़ सकता था, सब छोड़ सकते थे, बट इंडिया ने उसको छोड़ के प्रेजेंट करवाया था कि भाई इंडिया इज़ गोइंग टू बी इन दिस रेस नाउ, कि भाई इंडिया भी अपने आप को उस लेवल पे मानता है। अब आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें की गई हैं। आगे बात करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक जो भी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, हम उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि और क्या चीज़ें की गई हैं। देखो, जब हमने अग्रेसिव चीज़ों को अपनाया था ना, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ की थी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था उसके ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवा के हमने वहाँ के जो लोग थे, पहले वहाँ के लोगों को पहले से ये चीज़ तो पता थी कि भाई आज नहीं तो कल ये चीज़ें होंगी और इतने भयंकर रूप से होंगी, ये इनको नहीं पता था। उनको आज तक पता क्या लगता है? पाकिस्तान को आज की डेट में लगता है कि भाई, आज की डेट में लगता था कि भाई इंडिया है ना वो कभी भी सामने से आके हाथ चलाएगा ही नहीं। पर मोदी जी के टर्म के अंदर हमने ये चीज़ ये भी देखी कि भैया अब हम है ना घर में घुस के मारेंगे और भयंकर तरीके से मारेंगे, हमको ये पता है। और यही हमको देखने को मिला सर्जिकल स्टाइल्स के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई? आगे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई कि नेगोशिएशन पावर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। क्यों? अगर मैं बोलता हूँ कि आज अगर कोई और गवर्नमेंट होती ना, तो चाइना वाले मुद्दे में, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, दलाई लामा जो नेपाल के अंदर से है, ये 2 मुद्दों उसको कोई नहीं संभाल पाता। हम जिस अग्रेसिव प्रोटेक्शन रूप में आगे बढ़ रहे हैं ना, यही एक रीज़न है कि हमने चाइना जैसे बिग कंट्री को, एक बिग सुपर पावर कंट्रीज़ को नेगोशिएशन करने पे मजबूर कर दिया है। चाइना खुद भी जानता है कि भाई मैं अभी एक अटैक या फिर एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में मैं खुद को नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि इंडिया जिस जगह खड़ा है वहाँ से अगर वो लड़ाई शुरू करता है या मैं लड़ाई शुरू करता हूँ शायद, तो ये डेफिनेटली है कि एट द एंड ऑफ द रिजल्ट इंडिया विल बी गोइंग टू विन दिस मैच। समझ में आ गया? मैच मतलब वो पूरी वर्ल्ड वॉर को जीत लेगा। समझ में आया? इसलिए चाइना को भी नेगोशिएट करना पड़ता है उन चीज़ों के अंदर आके। और हम लोग को पता है अरुणाचल प्रदेश उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है।
ठीक है। जब 2000 के आसपास के अंदर, 2001 के आसपास के एरियाज़ के अंदर पहली बार वो कहते हैं ना कि सैटेलाइट से वाटर के हॉटस्पॉट्स को जब मार्क किया गया, तो हमको ये देखने को मिला कि जो चाइना के अंदर से ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से बह के हुआ आ रही है ना, तो वो सिर्फ उसका 20% ही यूज़ कर पा रहे हैं, बाकी का उसका 80% यूज़ तो इंडिया ही कर पा रहा है। समझ में आया? तो इंडिया के लिए वो ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश एक वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, और उसी मुद्दे के ऊपर हमने बहुत बार नेगोशिएट किया है और चाइना को नेगोशिएशन एक्सेप्ट करना पड़ा है। आगे बात करते हैं कि डोकलाम मुद्दा एक और ऐसा मुद्दा है जो चाइना के लिए भी एक बहुत बहुत सरदर्द बना हुआ है, हमारे लिए नहीं है। चाइना के लिए ये सरदर्द इसलिए है क्योंकि उसकी सेना उस जगह पर लड़ने के लिए ट्रेन नहीं है। उस जगह पे उसकी सेना बिल्कुल भी एग्रेसिव मूड में नहीं रहती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग सामने वाले को ट्रिगर करें और वो गलती करे और हम उसका अप्रिशिएशन लेके हम वर्ल्ड वाइड पे इंडिया पे वो प्रेशर बना के इंडिया को हम लोग है ना ये दिखा दें कि भाई इंडिया इसके काबिल ही नहीं है। हाँ, इंडिया के अंदर देखो सामने से लड़ाई करने की उत्सुकता ज़्यादा जगा रहे हैं। बट यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि भाई इंडिया ने एक फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस डोकलाम मुद्दे को है ना किसी के हैंडों में नहीं डाला। यहाँ पे हमारे लोगों ने, हमारे पीएम ने उनके जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ ओपन डिस्कशन करके, ओपन डिप्लोमेटिक डिस्कशन करके ये डिसाइड किया था कि भाई एक लिमिट बांध देते हैं, उस लिमिट के इस साइड तुम नहीं आओगे और उस लिमिट के उस साइड हम नहीं आएंगे। ये होता है एक पावरफुल कंट्री का अपोजिशन कि भाई ये एक करना पड़ता है। ये अपोज करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा पावरफुल नेता बनना पड़ेगा जो पीएम मोदी जी थे। समझ में आया? हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई इंडिया को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट इंडिया ने करके दिखाया था। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला डिस्कशन क्या था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात किया था, हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे कि भाई जो इंटरनल सिक्योरिटी जैसे जिहाद वाला मुद्दा है, जिहाद वाला जो मुद्दा है ना, वो हमको स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक लोगों को पता था कि भाई जिहाद है, लव जिहाद हो रहा है, लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, स्लीपर सेल्स हैं। हम सबको ये सब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो मूवी के माध्यम से लोगों के सुनने के द्वारा हमको सुनाई दे रही थी। बट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब केरला स्टोरी ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ करके उसको ओपनली सपोर्ट एक पीएम मोदी के दर पे बैठा हुआ है, फिर प्राइम मिनिस्टर पद पे बैठा हुआ मोदी जी, इंसान थे ना, मोदी जी ने उस चीज़ को ओपनली सपोर्ट किया कि भाई केरला स्टोरी जैसे मुद्दों को ऊपर कोई भी इंसान बोलना नहीं चाहता था, बट एक डायरेक्टर आता है, उसके ऊपर मूवी बनाता है और ओपनली एक्सप्लेन करता है कि भाई इस टाइप का लव जिहाद चल रहा है। आज हमको नहीं पता कि भाई अप्रॉक्सिमेट 32,000 केसेस थे या 50,000 केसेस थे या 7,000 केस थे या 2,000 केस थे या 2 केस थे। मैं बोलता हूँ अगर एक भी केस था ना तो एक केस हुआ भी क्यों। समझ में आया? ये है जिहाद के जो इंटरनल इश्यूज थे, इसको बहुत अच्छे से टैकल किया गया, बहुत अच्छे से एक सोशल मैसेज को पहुंचाया गया वर्ल्ड वाइड पे, बहुत अच्छे से लोगों को प्रेजेंट किया गया कि भाई अपने घर के अंदर अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखो, उनके हलन चलन के ऊपर नज़र रखो थोड़ा सा, हाँ उनके ऊपर ट्रस्ट करो, उनको जहाँ जाना है जाने दो, उनको एजुकेट कराओ, उनको उस लेवल का बनाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दो जिससे कि उनका कोई ब्रेन वॉश ना कर पाए। क्यों? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने अगर केरला स्टोरी देखी हो तो आपको उस केरला स्टोरी के अंदर आपको बहुत बेहतरीन अच्छे से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक लड़की अपने आप को हिंदू तो बता रही है बट उसको अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उस लड़की को अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता होता ना तो डेफिनेटली एक जब उसके बारे में अगेंस्ट में बोलते हैं ना तब जाके आप उसमें काउंटर में कर सकते हैं। समझ में आया? इसलिए एटलीस्ट अगर अपने घर में आप हो तो आपको अपने धर्म के बारे में तो हर एक चीज़ डिटेल में पता होनी ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ हुई थी। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके लिए हमने लिटरली जिस तरीके की सिक्योरिटीज़ इंटरनली हमने डेवलप की थी बाद में, वो एक बेहतरीन हमारा उपाय था कि भाई हमें सिर्फ बाहर अटैक नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि भाई वो अटैक हुआ कैसे। तो उसके पीछे भी एक बहुत बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है कि भाई कई बार हमको ऐसे न्यूज़ में देखने को मिल जाता है कि भाई इंडिया के कुछ बहुत बड़े बड़े लोग थे जो इस अटैक के अंदर शामिल थे, वरना इतना बड़ा RDX का बम लाना या इतनी भारी मात्रा में RDX को इंडिया के अंदर तक लेके आना और इंडिया के अंदर ला के उसको एक रोड के कनेक्टिविटी में ला के उसको फोड़ना
एक मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में लोग सोचना समझना कम चाहते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा आप है ना उसकी जड़ में जाओ, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। सुन में आ गया? ठीक है, बात करते हैं आगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें वही हैं कि जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो इंडिया को है ना मोदी सरकार ने लास्ट 10 साल में बहुत बेहतरीन दी है। क्या कौन सी दी है? पहली चीज़ दी है मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा जो हमको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है ना, सबसे बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा ना, तो एक ही एग्जांपल है और वो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इतना अच्छे से काम कर रहा है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। एप्पल आईफोन जो आज से सालों पहले किसी और देश में बनते थे, किसी और देश में जाते थे और किसी और देश से इंडिया में आते थे, आज इंडिया के अंदर आईफोन ने खुद की अपनी फैक्ट्रीज़ को बनाया और उन फैक्ट्रीज़ को बनाने के बाद रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार इंडिया को मिला। जिस जगह आप धंधा कर रहे हो वहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, वहाँ के स्टेट को टैक्स मिलेगा, वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। इसके बाद जिस फ़ोन को हम आज यूज़ करेंगे उस फ़ोन में लिखा हुआ आएगा मेड इन इंडिया। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर आपके घर में कोई भी चीज़ होती थी ना, कोई भी चीज़, उसमें साफ साफ लिखा होता था कि मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना को पता था कि भाई मुझे मेरी इकोनॉमिक चलाने के लिए मुझे वो सस्ती चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो वर्ल्ड लेवल पर डिमांडिंग है, बट उनके पास वो बनाने का नॉलेज नहीं है। आज हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास इंडिया में हर चीज़ बनाने का नॉलेज है, पर लोगों के पास वो चीज़ बनाने का सपोर्ट नहीं है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है पर लोकल इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बहुत बार, जिससे कि नए नए स्टार्टअप भी आजकल चलते रहते हैं। आगे बात करते हैं डिजिटल इंडिया की साइड। हमने बहुत बड़ा टर्न किया है कि भाई इंडिया को डिजिटल वे में कन्वर्ट किया जाए, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया जाए, ई प्रमोशन सबसे ज़्यादा किए जाए। गवर्नमेंट खुद को ई पोर्टल्स पे लेके आ चुकी है कि आज गवर्नमेंट के 90 एक फिगर है 92% के आसपास के जो काम है ना वो गवर्नमेंट अपने आप को ई गवर्नमेंट के रूप में प्रेजेंट करती है, कि जिससे कि हर इंसान अपने घर बैठ के उन चीज़ों को एक्सेस कर सके जिसके लिए उनको गवर्नमेंट की ऑफिस में जाके एक लंबी लाइन में खड़ा रहना रह पड़े। ये होता है डिजिटल इंडिया। आज से 10 साल पहले 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट मोदी जी ने करके दिखाया कि भाई सिर्फ प्राइवेट लेवल पे नहीं, एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी आपको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी आपको प्राइवेट की सुविधा मिलनी चाहिए। एक इंसान घर बैठे बैठे भी अपनी वो हर चीज़ों को एक्सेस कर सकता चाहिए जिन चीज़ों के लिए उन्हें लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है डिजिटल इंडिया। आगे बात करते हैं स्वच्छ भारत के बारे में। इसके बाद ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि भाई क्लीन इंडिया का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था मोदी जी लेके आए थे और हमने उसको प्रूव भी किया था, और उसमें बहुत सारे स्टेटों को, बहुत सारे गाँवों को, बहुत सारे कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले थे। अलग अलग अवार्ड हर साल मिलते भी रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि स्वच्छ भारत जैसा इनिशिएटिव हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट भारत को क्लीन रखना और अपने, मैं बोलता हूँ भारत छोड़ो, सबसे पहले अपना घर, अपना मोहल्ला और अपना शहर साफ़ कर दो। बस ये 3 थिंकिंग को लेकर अगर पूरा देश चलेगा ना तो भारत ऑटोमेटिक साफ़ हो ही जाएगा। समझ में आ गया? तो इस भारत स्वच्छ भारत वाले मुद्दे को तुम ऐसे समझ लो कि भाई मोदी जी ने इसको शुरुआत किया था कि भाई लोग जागे कम से कम। आगे बात करते हैं कि भाई जो रूरल डेवलपमेंट्स थे उनके लिए क्या किया गया। अब ये बहुत बड़ा अच्छा और बहुत सही मुद्दा है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर किसी ने बात नहीं की है। क्यों? हम बात करते हैं हमेशा मोदी जी के उन चीज़ों के बारे में जो लोगों ने देखी हैं, जो लोगों को पता है, और जो उनके ऊपर लोगों ने मूवीज़, आर्टिकल्स और न्यूज़ मीडिया ने सब जगह ध्यान दिया। बट इन चीज़ों के ऊपर लोग ज़्यादा इतना डिस्कशन करते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए जिससे कि आपको आइडिया आए कि आखिर क्या चीज़ें हैं क्या। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा, कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले चीज़ आती है कि भाई इन चीज़ों के अंदर इन्होंने ये किया था कि भाई सबसे बेहतरीन योजना है ना कोई भी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है,
कि प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों को एक मकान दिया जाता है। इंसान कमाता है दो चीज़ों के लिए, अपने रोटी के लिए और अपने मकान के लिए। अगर आपको मकान दे दिया जाए तो आपको रोटी के लिए कमाना है, बस ये समझ लो। तो ये आवास योजना है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी योजना में। आगे आगे किसान योजना है, समृद्धि योजना है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अलग अलग टाइप की हज़ारों स्कीम है। कुल मिला के 2014 से लेके अभी तक में अगर आप देखोगे ना, तो हमने हज़ारों लाखों स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने हर साल लॉन्च की हैं, और उनमें से फ़ायदा बहुत लोगों को पहुंचता है, क्योंकि वहां तक पहुंचाने के लिए भी एक सिंपल और एक सेम मीडियम माध्यम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं मन की बात। उस मन की बात के अंदर मोदी जी आके कभी कभार बोल देते थे कि भाई मैंने ये, हमारी सरकार ने ये, हमारी कम्युनिटी ने ये, हमारी पूरी पार्टी ने ये, हमारे हमारे इन लोगों ने इन स्कीमों को लॉन्च किया, आप जाके इनके फ़ायदा उठाओ। समझ में आया? ये चीज़ें बोलना पब्लिकली आके, और पब्लिक इसका ओपनली सपोर्ट करके इसका फ़ायदा उठाए, ये हमने किसी के टर्म में नहीं देखा है ना। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी पार्टी को अपोज नहीं कर रहा हूं, बट अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप किसी पुरानी पार्टी को उठा के देख लो, किसी पुरानी पार्टी ने ये नहीं कहा होगा कि भाई मैं ये स्कीम लॉन्च कर रहा हूं, आप आके इस स्कीम के अंदर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो उनका पर्सनल मुद्दा होता था कि वो कभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं थे। समझ में आया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि उन स्कीमों तक लोग पहुँचे। और मोदी जी का ये सपना है कि भाई मैं जिस स्कीम को लॉन्च करूँ, सिर्फ मेरी सरकार नहीं, मेरे आने वाली बाद जितनी भी सरकारें आए, बट वो मेरी स्कीम चलती रहनी चाहिए और लोग उनका बेहतरीन फ़ायदा उठाते रहने ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशंस। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि लास्ट 70 ईयर्स के पीरियड में किसी भी पीएम की ताकत नहीं थी ये बोल सके कि भाई मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक विलेज, हर एक गांव इलेक्ट्रिसिटी से लेस होना चाहिए, हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये किसी ने नहीं बोला, बट एक इंडिपेंडेंटली, एक बोल्डली ये बोल देना कि भाई हमारी गवर्नमेंट हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी लेके आएगी, ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, जिसका नाम था पीएम मोदी जी। इन्होंने ये चीज़ करके दिखाई, और ये इन्होंने आज की डेट में भी इनका ये जो प्लान है ना कि हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये आज भी चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि बंद हुआ है, ये आज भी चल रहा है, और ये जब तक करते रहेंगे जब तक ये अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। और ये अच्छी बात है, गांव का हर बच्चा शिक्षित हो इसी रीज़न से हो सकता है कि उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए कम से कम। ओके, आगे बात करते हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को नहीं पता होगा। आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके अंदर क्या था, एक मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है जो कि एनुअली आज की डेट में पीएम मोदी जी क्लेम करते हैं, या फिर उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम लोग 50 करोड़ सिटीजन्स को एनुअली इसका बेनिफिट और इसका प्रोवाइडेशंस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि ये आयुष्मान भारत कार्ड हम सबको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, एक मेडिकल हेल्थ केयर मिल जाता है, जिसके अंदर हमें एक चीज़ का, एक कह सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान, एक जो कॉमन इंसान है, वो कई बार इतनी बड़ी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मेडिकल में के जो फील्ड के लोग हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें होती हैं जो भाई हम जो मिडिल क्लास पब्लिक होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट उसके लिए वहाँ पे आयुष्मान कार्ड है जो एक बेहतरीन रोल प्ले करता है कि एक सस्ता इलाज, एक बेहतरीन इलाज उनको उस कार्ड के माध्यम से मिल सके। ये कुछ चीज़ें हैं जो वेलफेयर के रूप में गरीबों को दी गई हैं, और ये बहुत अच्छे से दी गई हैं। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर कुछ और चीज़ें चेंज हुई हैं और जिनका जानना ज़रूरी आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे? सबसे पहला आता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग वही है जिसको हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 2014 से पहले ऐसे डिस्कस करता था कि भाई हमें 5 साल में क्या करना है। वो कभी डिस्कस ये नहीं करता था कि आने वाले 50 साल, 15 साल, 20 साल में हमको 10 साल में क्या करना है। बट नीति आयोग जब प्राइम मिनिस्टर ने उसको बनाया तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कट रखी थी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिक्स होके, दोनों अपने कोलैबोरेशंस के द्वारा पर्टिकुलर स्टेट को और पर्टिकुलर सेंटर को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन के दौरान उस पर्टिकुलर स्टेट को किस तरीके से आगे लाया जाएगा, ये नीति आयोग का प्लानिंग होता था। जिसके अंदर नीति आयोग के अंदर बैठने वाले लोग और पर्टिकुलर कोई भी स्टेट के लोग, सपोज कि गुजरात है तो गुजरात और नीति आयोग, तो नीति आयोग की एक टीम होगी, वो गुजरात के अंदर से भी कुछ लोग को उठाएगी और गुजरात का अपकमिंग का 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और 15 साल का
प्लानिंग करेंगी और उसी प्लानिंग के बेसिस के ऊपर गुजरात का अपकमिंग डेवलपमेंट किया जाएगा। नीति आयोग इस तरीके से काम करती है। नीति आयोग अपने अंदर बहुत ज़्यादा नए नए स्टार्टअप को कह सकते हैं नए नए स्टार्टअप को बिल्डअप करवाती है और उन बिल्डअप्स के द्वारा नीति आयोग एक बहुत अच्छे से इंडिया को अपने आप में मेड इन इंडिया कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि भाई आजकल एक बहुत अच्छी एक कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत अच्छी लहर चली हुई है, जहाँ पे लोगों को अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है। तो वो जो लोन की प्रोवाइडेशन होती है, जिस तरीके से उसके अंदर घुसोगे आप, किस तरीके से आपको वहाँ से पैसा मिलेगा, ये सारा का सारा प्लानिंग है ना वो नीति आयोग करती है। इनडायरेक्टली नीति आयोग है ना वो पूरे के पूरे सब चीज़ों का प्लानिंग करके रखती है और जहाँ पैसा यूज़ करना है वो उनका मेन एजेंडा वहीं पे आता है। ये है नीति आयोग, जिसको हम कहते थे पहले प्लानिंग कमीशन। पर पहले प्लानिंग कमीशन इतना कमज़ोर था कि भाई वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था। आज नीति आयोग इतना सक्षम है कि वो आने वाले 3 साल 5 साल 10 साल और 15 साल में क्या होने वाला है उनके पास आज उनके पास एक रेडीमेड प्लान है कि उनको पता है कि भाई हर सिचुएशन में उनके पास एक पूरा का पूरा गणित बिठाया हुआ है कि अगर अगले आने वाले 2-3 महीनों के अंदर की युद्ध भी होता है ना पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया किस तरीके से फेस करेगा। अच्छा युद्ध नहीं होता है तो क्या करेगा, अच्छा इंडिया के अंदर ये चीज़ें चाहिए होंगी तो क्या होगा, समझ लो। तो ये इसे प्लानिंग कहते हैं, जो इंडिया ने बहुत अच्छे से नीति आयोग को एक काम दिया और नीति आयोग उसका काम बहुत अच्छे से कर रहा है। जीएसटी के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूव, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम सबको पता है कि भाई इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंस टैक्स रिफॉर्म था, जिसको यूज़ करना मैं कहूँगा कि 2014 से पहले कांग्रेस भी जीएसटी को लेके आई थी, बट उसका कहते हैं उसके अगेंस्ट में बीजेपी खड़ी थी, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में अगर आपको प्रेजेंट करोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। वही चीज़ को जब मोदी जी ने खुद चेंजेस करने के बाद, उनकी पार्टी इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि भाई टैक्सेशन कितने स्लैब के होंगे, तो भाई 3%, 5%, 7%, 10%, 12%, 18%, तो क्लीन स्लैब बना रखे थे। और उन्हीं क्लीन स्लैब्स के अंदर आपको पता होगा कि भाई सर्विसेज या फिर उन गुड्स को या फिर उन टैक्सेस को ऐड किया गया, इसलिए इतना ईजीली वे में लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। हाँ, आज कुछ लोगों को जीएसटी पसंद नहीं आता है, कुछ को पसंद आता है, तो वो उनका पर्सनल मुद्दा है, मैं उनके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूव था मोदी जी की सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं क्लीन इमेज गवर्नमेंट। मोदी जी ने ये चीज़ को बहुत पहले से इम्पोज कर रखा था कि मेरे टाइम के अंदर एक चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए कि मेरे टर्म के अंदर ना मेरी पार्टी का ना मेरे देश का नाम खराब होना चाहिए, किसी भी वे में किसी भी रूप में इंडिया का नाम या पूरे पार्टी का नाम कहीं भी खराब होना नहीं चाहिए। सिटीजन्स के रूप में और गवर्नमेंट के रूप में, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में कोई भी टाइप का पर्दा होना ही नहीं चाहिए। दोनों को क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आया? दिस इज़ द कॉल्ड गवर्नमेंट और क्लीन गवर्नमेंट, ये कह सकते हैं। ये कुछ जो चीज़ें थी ये मोदी जी ने लास्ट 10 साल में की थी और यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो चुका, पर अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, एक अच्छे से अच्छा कमेंट कर देना, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।